पद से हटाना। ठीक, तो हमने पिछले वाले उसमें पढ़ा था कि हटाने के कितने तरीके हैं? अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, रिकॉल है, त्यागपत्र दे सकता है या उसका निलंबन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कि जो निलंबन है और जो त्यागपत्र है। त्यागपत्र को पता है कि उसको मन नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से देगा। त्यागपत्र कोई फोर्सफुली देता है क्या? नहीं, त्यागपत्र अपनी मर्जी से देगा, लेकिन उसका जो सस्पेंशन है वो उसकी मर्जी से नहीं होगा, कोई बड़ा अधिकारी उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये दो तरीके तो आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं। दो और इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जो पंचायती राज अधिनियम जो 1993 है उसके धारा 21 में दिया गया है और एक धारा 21A में है। इसमें जो हटाने का तरीका दिया गया वो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, और इसमें जो तरीका है वो है प्रत्यावर्तन या रिकॉल द्वारा। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनसे पंचायत के पदाधिकारियों को हटा जा सकता है। अब इसमें पंचायत में बोल रहा हूँ, मतलब इसमें तीनों लेवल है, ग्राम पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी है, जिला पंचायत भी। अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका तीनों ही लेवल पे सेम है, रिकॉल करने का तरीका भी तीनों ही लेवल पे सेम है, लेकिन रिकॉल सिर्फ एक ही लेवल पे काम करता है। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव, या फिर पहले देखते हैं रिकॉल, रिकॉल या प्रत्यावर्तन। इसकी धारा याद रखिएगा, ठीक है, 21A। रिकॉल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? आप किसी को रिकॉल कर रहे हो, मतलब बुला रहे हो, चलो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो रिकॉल आप उसी को कर सकते हो जिसको आपने भेजा है। भाई जो आपके हक में नहीं है आप उसको कैसे रिकॉल करोगे? जैसे जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, नॉर्मल जनता उसको रिकॉल कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि भाई नॉर्मल जनता ने उसको चुना ही नहीं है, जिसको आपने डायरेक्टली चुना है उसी को आप रिकॉल कर सकते हो। इसीलिए जो रिकॉल है ये सिर्फ किस पे लागू होता है? पंच और सरपंच। ठीक, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हालांकि जो है जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिकॉल की जो प्रक्रिया है उन पर लागू नहीं होती। रिकॉल सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पे लाया जाता है, वो कौन सा है? ग्राम पंचायत लेवल, और दो लोग को रिकॉल किया जा सकता है, कौन है? पंच और सरपंच। और रिकॉल का फंडामेंटल ही प्रिंसिपल यही है कि जिसको जिन लोगों ने उसको चुना था वही लोग उसको वापस लाएंगे। ठीक, तो ये सिर्फ किस पे काम करता है? जो लोग प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए, निर्वाचित सदस्यों के लिए, सदस्य भी नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचित उम्मीदवार के लिए। ठीक, तो ये कई बार क्वेश्चन ये है पेपर में बन चुका है कि उसमें दिया होता है कि रिकॉल की प्रक्रिया किस पर लागू होती है। उसमें 4 पर ऑप्शन रहेगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और वो है क्या नाम है उसके मेंबर है। तो ध्यान रखना सिर्फ किस पे लागू होता है ये। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि रिकॉल की प्रक्रिया जो ग्राम पंचायत की किस लेवल पे लाई जा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे? ग्राम पंचायत लेवल पे। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में रिकॉल का कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको रिकॉल करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो रिकॉल के लिए वो जो है एप्लीकेशन देना पड़ेगा कितने लोग को? कुल सदस्यों के 1/3 जो सदस्य हैं वो एक एप्लीकेशन देंगे साइन करके, किसको? SDO। ठीक, और ये SDO जब मैं बोल रहा हूँ ये है अनुविभागीय अधिकारी किसका? रेवेन्यू का। ठीक, अब देखो सरपंच को किसने चुना है? पूरे गांव ने, है ना। तो पूरे गांव के लोग क्या करेंगे? उसमें से 1/3 जब लोग वो करेंगे। देखिए यहाँ जब मैं कुल सदस्य बोल रहा हूँ ये ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है ना, ये सदस्य कौन है? जिन्होंने चुनाव किया था। तो सरपंच के लिए उसको चुनाव करने वाले सदस्य कौन है? पूरे गांव की आबादी, उसके 1/3। इसीलिए यहाँ पे 3/4 नहीं किया। देख रहे हो, यहाँ पे भी वही वाला ट्रिक है कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं कि 3/4 करेंगे, बहुत सारा लाना पड़ेगा। इसलिए क्या किया है? 1/3। अगर किसी गाँव में 5000 लोग हैं तो वो 5000 लोग मिलकर सरपंच के लिए वोट किए थे ना, तो उस 5000 के 1/3 लोग जब एक रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे किसको? SDO रेवेन्यू को, कि भाई हमको इस आदमी को वापस बुलाना है, हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेगा? उसके खिलाफ रिकॉल स्टार्ट होगा। सेम वैसे ही अगर पंच है, पंच के लिए वोट किसने किया था? पूरे गांव ने।
वार्ड के लोग, तो जो उस वार्ड की संख्या है उसके 1/3 लोग जब वो देंगे, रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे किसको, एसडीओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सदस्य लिखा है, इसको ग्राम पंचायत के सदस्य बिल्कुल मत समझिए, ये क्या है, टोटल जनसंख्या है। तो इसमें सरपंच के लिए पूरे गांव की जनसंख्या और पंच के लिए सिर्फ वार्ड की जनसंख्या। तो उसके जब 1/3 लोग एप्लीकेशन देंगे किसको, एसडीओ रेवेन्यू को या अनुविभागीय अधिकारी को, कि भाई हमको ये जो हमको आदमी हमने चुन के भेजा था उसको हमको वापस बुलाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तब ये जो एसडीओ है ये क्या करेगा, गुप्त मतदान की व्यवस्था कराएगा। ठीक, मतदान कितने प्रकार का होता है, बिना गुप्त वाला कोई मतदान जानते हैं आप लोग, जिसमें ऐसे वोट डाल के आप दिखा रहे हो, ऐसा कोई मतदान होता है? तो जो लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉर्मल मतदान होते हैं कि जैसे कोई बिल पास हुआ उसके लिए करना है, वो मतदान गुप्त नहीं होता है। कौन आदमी किसके लिए वोट डाल रहा है पता होता है। ठीक है, और जो गुप्त मतदान है उसमें कौन किसके लिए वोटिंग कर रहा है नहीं पता चल रहा। जैसे राष्ट्रपति के लिए मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है, कोई भी मेंबर किसी भी कैंडिडेट के लिए वोट डाल सकता है। तो यहाँ भी वो मतदान कैसा होगा, गुप्त मतदान। ठीक है, कि ये जो एसडीओ एप्लीकेशन मिलेगा, एसडीओ जो है गुप्त मतदान की व्यवस्था करेगा। और उसके बाद जिस दिन गुप्त मतदान रखा जाएगा, तो मतदान में यदि टोटल वोट्स में आधे से अधिक मतलब 50% प्लस, अगर इतने लोग रिकॉल के पक्ष में वोट डाल देते हैं, मतलब कि उस आदमी को हमको वापस बुलाना है, हाँ बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उस पंच या सरपंच को उसके पद से वापस बुला लिया जाएगा, मतलब उसको उसके पद से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ दो डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 1/3 सदस्य हैं, और ये जो बहुमत कितना लगेगा, आधे से अधिक मतलब 50% प्लस। तो अगर 1000 लोग बोल रहे हैं कि हमको गुप्त मतदान करना है, 1000 लोग गुप्त मतदान देते हैं, तो जब 501 लोग बोल देंगे कि इस पंच या सरपंच को वापस बुलाना है, तो वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये कहलाता है रिकॉल की प्रक्रिया या प्रत्यावर्तन। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक अविश्वास प्रस्ताव में भी आएगा, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा कितना है, 50% से अधिक। अब देखिए, अब आपको रिकॉल करना है, तो क्या कभी भी रिकॉल कर लोगे? हाँ, आपने उसको कुछ बोला कि यार मेरा फर्जी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे, पंच बोला नहीं करूँगा, बोले लगाओ इसको रिकॉल बोला, ऐसा हो जाएगा? तो कारण बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपको रिकॉल करने के लिए कारण बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कारण नहीं बताना है तब तो फिर आप कभी भी ले आओगे। उसको बार बार रिकॉल को रोकने के लिए एक अलग से इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि इसकी शर्तें क्या क्या, कि आपको रिकॉल ले तो आओगे, लेकिन क्या क्या शर्तें पालन करना पड़ेगा। तो पहला शर्त ये है कि अगर कोई भी पंच या सरपंच का जिसका चुनाव हुआ है, ठीक है, तो चुनाव के या चुने जाने के 2.5 वर्ष के पहले आप रिकॉल नहीं ला सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ। पंच है तो पंच, सरपंच है तो सरपंच। 2.5 वर्ष क्यों दिया गया? किस लिए बोला 2.5 वर्ष? उसका 5 साल का कार्यकाल है, 2.5 वर्ष बोल रहा है, क्यों भाई? उसको कुछ काम करने का मौका तो दो। आपसे कुछ बहस हो गई, आप 4 लड़कों को मिला लिए, साइन करके दे दिया, ऐसा नहीं होगा ना। उसका कम से कम आधा साल निकल जाए, काम, उसका कामकाज देख लो, जब आपको उससे सेटिस्फाई नहीं हो तब आप रिकॉल लाओ। तो इसीलिए एटलीस्ट जो कैंडिडेट है उसको बार बार रिकॉल से बचाने के लिए, उसके लिए एक प्रोविजन क्या डाला गया, इसको बचाने के लिए कि कम से कम जो जिस दिन उसका चुनाव हुआ है, जिस दिन वो सरपंच या पंच बना है, उसके 2.5 वर्ष के पहले आप नहीं ला सकते। ठीक, लेकिन मान लो के बाद ये सरपंच ही 2 साल के लिए बना है, फिर तो उसके खिलाफ कभी नहीं ला पाएंगे क्या? जैसे देखो, मान लो बात ये है, अभी कोई सरपंच था 2022 में बना, कब तक बना रहेगा? 2027 तक। ठीक है, अब ये जो पुराना वाला सरपंच था, इसको आपने 2025 में राइट टू रिकॉल से वापस बुला लिया। ठीक है, आपने यहाँ बना दिया नया सरपंच। अब ये नए के लिए कितना कार्यकाल? 2 साल है। तो क्या इसके खिलाफ मैं रिकॉल ला ही नहीं पाऊंगा फिर, क्योंकि कम से कम 2.5 साल चाहिए। तो क्या करूँ? ठीक है, तो इससे भी बचने के लिए एक दूसरा प्रोविजन डाला गया है कि यदि कोई नया जो सरपंच आता है वो उपचुनाव से आता है। उपचुनाव समझ में आता है? बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन पता है ना आपको, कि जो नॉर्मल चुनाव है और यदि किसी का पद रिक्त हो जाता है तो उसका जो पद रिक्त है उसको भरने के लिए जो चुनाव करते हैं वो क्या कहलाता है? तो यदि कोई उपचुनाव के बाद चुना जाता है तो उसके
आधे कार्यकाल के पहले रिकॉल नहीं लाया जा सकता। ठीक, तो अगर कोई उसमें उपचुनाव में 2025 में जीता है, उसको बने रहना है 2027 तक, आपको रिकॉल लाना है तो कब लाओगे? 1 साल बाद, मतलब 2026 में। ठीक है, 2026 से पहले आप रिकॉल नहीं ला सकते। तो अगर उसका पूरा 5 साल है तो आपको उसको 2.5 साल देना पड़ेगा। अगर उपचुनाव से आया है तो कम से कम उसका टोटल जितना कार्यकाल होने वाला है उसका आधा समय उसको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके खिलाफ रिकॉल ला सकते हो। तीसरा एक कंडीशन है, ठीक है, एक व्यक्ति था 2022 में बना है, 27 में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 1 जनवरी को ये बना था, 31 दिसंबर को ये ख़त्म होने वाला है 2027 में। ठीक है, अब इसके खिलाफ जो है, अगर आप चाहते हो इसके खिलाफ 31 नवंबर को रिकॉल लाना, ठीक है, इसके लिए कितना महीना बाकी उसका? 1 महीना बाकी। अब इसको हटा के क्या करोगे? कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो इसके लिए भी प्रोविज़न डाला गया है कि यदि कार्यकाल खत्म होने वाला है या जो आप जिसके खिलाफ वो रिकॉल लाने वाले हो, यदि उसका कार्यकाल ही 6 माह या उससे कम का बचा है तो उसके खिलाफ रिकॉल नहीं ला सकते, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यदि 6 माह से कम का कार्यकाल बाकी हो। ठीक, तो ये 3 रिकॉल के कंडीशन है। ठीक है, ये सेफ्टी प्रोविज़न है पंच और सरपंच के लिए, ताकि उनके खिलाफ बार बार ना ला जाए तो परेशान हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो अगर उसका वो 5 साल के लिए बना है तो आपको 2.5 साल वेट करना पड़ेगा। उपचुनाव में बना है तो कम से कम आप उसको आधा टाइम देना पड़ेगा कार्यकाल का। और अगर उसका खत्म होने वाला है टर्म और 6 महीने बाकी हैं तो आपको उसके खिलाफ नहीं ला सकते। ठीक, अब एक लास्ट कर लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद फिर आज का बंद करें। ठीक है, तो राइट टू रिकॉल में सबसे की पॉइंट यही है कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड